है, केसी की वैल्यू निकालनी है। एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड कैलकुलेट AC if KP is equal to 1.44 into 10 की पावर -5। चलिए आर की वैल्यू क्या होती है? यस, ठीक है। आर की वैल्यू होती है 0.082, ठीक है। और यूनिट क्या होती है आर की, बोलिए, जिसके लिए ये वैल्यू होती है? यहाँ से चेक करिए, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो प्रेशर की यूनिट एटीएम, वॉल्यूम की यूनिट लीटर, मोल को नीचे ले आइए एन को, तो क्या हो जाएगी यूनिट मोल, और टेम्परेचर की केल्विन, ये हो जाएगी आर की यूनिट। ऑप्शन में पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी थी, खाली क्या करना था, ऑप्शन दिए हुए थे 4, खाली वैल्यूज पुट कर दिए, बस फाइनल कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। खाली वैल्यूज पुट कर दीजिए, सब जो वैल्यू रखनी है, फाइनल कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। हो गया? और क्या, केसी दिया हुआ, केसी निकालना तो हमें कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला सिखाया। कौन सा फॉर्मूला है? KP इज इक्वल टू KC, बोलिए, हाँ जोर से बोलो, RT की पावर डेल्टा NG, ये फॉर्मूला है। तो सेम फॉर्मूला ये लगना है, तो हमें निकालना क्या है, KC, तो क्या हो जाएगा KP और डिवाइडेड बाय RT की पावर डेल्टा NG, बस आ गया आंसर। इसमें वैल्यू रख दो जल्दी से, खाली वैल्यू रख दी, मैंने ये भी नहीं कहा कि आप कैलकुलेशन पूरी करिए। KP की वैल्यू ये रख दी, ठीक है, R की वैल्यू ये रख दी, ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही किया है। और डेल्टा एन जी, ठीक है, वेरी गुड, सही है, आपने भी कर लिया, देखें कहाँ खाली फॉर्मूले में वैल्यू रख के मुझे दिखा दो, कैलकुलेशन तो देखो कैसे आपने कैलकुलेशन, मुझे समझ नहीं आया। खाली KC इक्वल टू ये फॉर्मूला लिखिए, उसमें सारी वैल्यू भी लिखिए, ये हाथ हटा दो, हाँ लिखो, ये भी छुपाओ, उसको भी छुपाओ, ये नहीं बुला लो। KP की वैल्यू क्या दी है, ये दी, आज की वैल्यू लिखो, तो P की वैल्यू कितनी है, लिखा, तुम अपना लिखो ना, उस उधर मत देखो, हाँ इधर मत देखो।
चलो गलत है, चेक करो क्या गलती हुई है। क्या वैल्यू तो रखो, ये भी क्या वैल्यू दी हुई है? एबी की वैल्यू तो क्वेश्चन में दी हुई है। हाँ बस सीधे सीधे वैल्यू लोग नहीं, खाली मैंने कहा कि कोई कैलकुलेशन नहीं करते। हाँ ठीक तो है, ये भी ठीक है। वो डिग्री सेंटीग्रेड में यही तो चेक करना था, और क्या चेक करना था। ज्यादातर लोगों ने सही किया है, गलती केपी की जगह खाली ये वाली वैल्यू रख दो बस। मैंने यही तो कहा, मैंने तो लंबी चौड़ी कैलकुलेशन भी नहीं करवाई, -5 और यही आंसर दिया भी हुआ था एग्जाम में। और आर की वैल्यू 0.082 इंटू टेम्परेचर, टेम्परेचर मेरा डिग्री सेंटीग्रेड में है और यहाँ पर हमेशा केल्विन में रखना है, बल्कि पूरी केमिस्ट्री में हर जगह केल्विन में रखना है, कहीं डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर नहीं रखना। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 273 को ऐड करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 773। तो यहाँ पे रखेंगे 773 और डेल्टा एम जी की वैल्यू क्या आई है इंतमाम, -2। कहाँ ओपन में कर दिया, हाँ फिर से चेक किया, चलो इधर देखो, डेल्टा एन जी निकालना बताया था, क्या होता है डेल्टा एन जी, बोलो प्रियंका, क्या फॉर्मूला था डेल्टा एन जी का, प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ये था। प्रोडक्ट में कितने, 2 मोल, रिएक्टेंट में कितने, 4, तो क्या हो जाएगा आंसर 2 - 4 = -2। तो यहाँ पे -2 आएगा ना, +2 कैसे आ जाएगा, -2 की आएगा कि फिर अपॉन में कर रहे हैं, इसको अपॉन में ही तो है ये मेरे ख्याल में। नहीं मैंने वो उसको उधर लेके नहीं आया था, ये भी कुछ केसी आर्टिकेटेड एनपी का, मुझे केसी की वैल्यू निकालनी है, तुम पता नहीं क्या कह रहे हो। तो केसी की जब वैल्यू निकालूंगा तो ये वैल्यू आएगी ना -2, डिनोमिनेटर में ही तो लिखा हुआ है तुमने, हैं? नहीं तुमने क्या किया, अब ये पूरा नंबर ऊपर लेके जाओ, 1.44 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है चलो। अब ये पूरा नंबर ऊपर लेके जाओ, 0.082 इंटू 773, अब पावर 2 हो जाएगा। तो तुमने ये किया है, देखा यार, जब केसी आपसे कहा तो केसी लिखो ना, जबरदस्ती ऐसा उल्टा सीधा क्या है, लिख लो, साफ साफ लिखो। ये देखो बेचारा तुम्हारा देख लेता है, ऊपर से गलत कर देता है, अपने आप करता तो ठीक भी होता। चलो मान ली भाई, मान ली तुमने कुछ किया है। डिपेंड्स अपॉन मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, क्या मतलब हुआ इसका, कोई बता सकता है? N2 + 3H2 gives rise to 2NH3, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जल्दी से लिखिए, सबकी कॉपी में लिखा होना चाहिए मेरे साथ साथ। NH3 की पावर 2, क्योंकि इसके आगे कोएफिशिएंट 2 है, फिर उसके बाद नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 1 और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन की पावर 3। लिख लिया सबने? नाश्ता तगड़ा कर लिया तुमने, लग रहा है। चलो अब इसको मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन
मोड ऑफ क्या लिखा इक्विलिब्रियम, यहाँ पे इक्विलिब्रियम डिपेंड्स अपॉन ये तो हमें जिस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, ये हो गया डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट पॉइंट। मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कैसे हम इक्विलिब्रियम शो कर रहे हैं। तो ये मैंने रिएक्शन ऐसे रिप्रेजेंट किया। दूसरा तरीका इसी रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, दूसरा तरीका ये कि मैंने प्रोडक्ट को इस बार रिएक्टेंट बना दिया और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बना दिया। बताओ ऐसा कर सकता हूं नहीं कर सकता है? इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लीजिए। इस बार क्या किया मैंने, कंटेनर में खाली अमोनिया लिया, वो अपने आप ब्रेक होकर के नाइट्रोजन हाइड्रोजन के अंदर ब्रेक हो गया। जब ये दोनों गैस ली थी तो रिएक्शन करके अमोनिया बना रहे थे, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख दिया। क्या आएगा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बोलिए। इस बार आएगा, ये प्रोडक्ट हो गया तो N2 की पावर 1 और H2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय NH3 की पावर 2। हो गया नहीं हो गया? तो मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन के ऊपर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या ये दोनों बराबर होंगी वैल्यू है? यहाँ पे कंसंट्रेशन डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, और ये वाली ऊपर है ये नीचे है, और यहाँ पे पलट गई है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इसकी उल्टी हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो इसको मैं ये भी कह सकता हूँ, अगर इसका मैं नाम दे दूं K1, इसका नाम दे दूं K2, तो दोनों में रिलेशन बताइए। K1 K2 के क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। 1/K2 ही तो हो गई। हो गया, चलिए दूसरा लिखिए। दूसरा पॉइंट इस पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स of reactants and products at equilibrium. Reactant and product at equilibrium. At equilibrium लिखना ना ध्यान से, यही मैंने पहले लिखवाया स्टेटमेंट, वहां पे जब लिखवाया मैंने कि उस पर डिपेंड नहीं करती है, उसमें क्या चीज थी इस पर डिपेंड नहीं करती है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की बात कर, इस पे डिपेंड करती है। देखो करते हैं, मान लीजिए N2O4, ये वाला रिएक्शन बताओ क्या हुआ था, इसमें क्या बना था, 2NO2, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो।
यही आया है। ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं है। इक्विलिब्रियम साइन लगाने के बाद जो कंसंट्रेशन लिखी होती है वो कौन सी होती है? वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होती है। और वही कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम के फॉर्मूले में रखी जाती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए। ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मुझे अगर निकालने के लिए कहा जाए तो यहाँ कौन सी वैल्यू रखूंगा? इसको अगर नहीं याद है, नहीं हुआ है तो इसको लिख लो। ये जो कंसंट्रेशन लिखूंगा, कल भी बताया था मैंने, ये इक्विलिब्रियम जब इस्टेब्लिश हो गया है उस वक्त जो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की है और रिएक्टेंट की है वो वाली है। ठीक है, जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है, आ चुका है रिएक्शन। अब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको डबल कर दिया, N2O4, तो पूरी इक्वेशन को ही करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 4NO2। इसका इक्विलिब्रियम लिखना और क्या आएगा? जल्दी लिखो। बोलिए, यही आएगा। K1 और K2 में रिलेशन बताइए क्या हो गई? ध्यान से देखिएगा। K2 देखो K1 का स्क्वायर के बराबर होगा। स्क्वायर के बराबर हो गया नहीं हो गया? अगर मैं इसकी पावर, चलो देखो क्या करूं, इसको ऐसे लिखूं, K2 NO2P, ऊपर वाले की नकल करनी है मुझको, तो इसकी पावर 2 करके और नीचे वाले की N2O4 इसकी पावर 1 करके और इस पूरे की पावर 2 कर दूं। तो बताओ K1 की पावर 2 हो गया नहीं हो गया? है, यही तो हो गया। तो इक्विलिब्रियम क्या हो गया? अगर आपने जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन को, वही पावर बन जाती है। ठीक है, वही पावर बन जाती है। क्लियर हो गई बात? तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और अगर मैंने मान लो यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, चलो ये भी यहीं पे हो जाए, इसको जरा हाफ से मल्टीप्लाई करना फिर से, तो क्या हो जाएगा? हाफ से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को तो क्या हो जाएगा? फिर से ऊपर वाली बन जाएगी। तो पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे? इस पूरे की पावर, बोलो, इसकी पावर हाफ हो जाएगी नहीं हो जाएगी? और हाफ होने का मतलब यही इक्वेशन आ जाएगी नहीं हो जाएगी? तो जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर पावर में बदल जाएगा। ठीक है, तो पूरी इक्वेशन को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो है पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन कर ही डालते हैं। SO2 प्लस O2 2SO3, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखिए और फिर इसको हाफ से मल्टीप्लाई करके उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखिए। इसका इक्विलिब्रियम क्या आया? SO3 पावर 2 डिवाइडेड बाय SO2 पावर 2 इंटू SO2, ये आ गया। इसको हाफ से मल्टीप्लाई करिए इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा? SO2 प्लस 1/2 O2
gives rise to SO3। तो क्या हो गया इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 इज इक्वल टू SO3 डिवाइडेड बाय SO2 इंटू O2 की पावर R। तो यहाँ पे देखिए K2 क्या हो गया, K2 हो गया K1 की पावर R। जिस नंबर से आपने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया वही नंबर क्या हो जाएगा, उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में पावर बना दी है, तो अगला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो अगर इसको एक जनरलाइज इक्वेशन बनाई जाए तो कैसे बन जाएगी, चलिए ये भी कर देते हैं। मान लीजिए A प्लस बी गिव्स राइज टू C प्लस डी। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखिए और n से मल्टीप्लाई कर दिए, n कोई भी नंबर है तो Na प्लस NB गिव्स राइज टू NC प्लस ND। तो क्या हो जाएगा इसका इक्विलिब्रियम K1 इज इक्वल टू C इंटू डी डिवाइडेड बाय A इंटू B। ये हो गया। और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बोलिए, C की पावर n D की पावर n अपॉन A की पावर n B की पावर n। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, बोलिए, इसको और क्या लिख सकता हूँ, C की पावर n को मैंने बाहर ले लिया, ये पूरे की पावर n हो गई, नहीं हो गई, हो गया। ये देखो n से मल्टीप्लाई किया तो पूरे की पावर n हो गई, इसको मैंने n कॉमन ले लिया और ये अंदर वाला क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यही तो K1 है, तो K1 की पावर n आ गई। तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर क्या हो जाएगा, पावर में कन्वर्ट हो जाएगा इक्वेशन। चलिए हो गया, चले। चलिए चले, चलो रिकॉर्डिंग में तो है। A gives rise to B, ये एक सिंपल रिएक्शन ले लिया, और चलिए C gives rise to B, ये दो है, दोनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसका K1 इसका K2। ठीक है, अब मैंने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, तो ऐड करने पे क्या हो जाएगा, A प्लस सी गिव्स राइज टू B प्लस सी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। किसी को यहाँ डाउट है, किसी को डाउट हो तो पूछिए। ये हो गया। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, मान लीजिए K3 है, K3 की वैल्यू बताइए, K1 K2 की तरफ। पहले बेटा इक्वेशन लिखिए, जैसे ये लिखा है ना, हाँ ये लिखिए, फिर उसके आगे लिखिए केवल।
आया क्या है K1 K2 इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट B/A, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट C/D, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट B into C डिवाइडेड बाय A into सॉरी हाँ D है और ये C। तो इसमें देखिए क्लियर क्या नजर आ रहा है, B/A क्या है, ये तो K1 और D/C क्या है, हाँ C से D है, यही तो गलती हो जाएगी, ये C से D जा रहा है और ये D, तो ये हो गया BD और ये हो जाएगा सॉरी ये हो जाएगा D/C, ठीक है। तो D/C क्या हो गया K2, दोनों की वैल्यू रख दी तो K3 क्या आ गया K1 into K2। क्या समझ में आया इससे, बोलो इंतजाम क्या समझ में आया, बोलो फैज क्या समझ में आया। हाँ तुम बताओ बेटा तुम्हें क्या समझ में आया। जब दो रेशियो ऐड करेंगे तो जो दो रेशियोज का कोएफिशिएंट होगा हमारा वो थर्ड रेशियो के कोएफिशिएंट के मतलब दोनों के कोएफिशिएंट्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यस, अगर मैंने दो इक्विलिब्रियम रिएक्शंस को ऐड किया, दो इक्विलिब्रियम रिएक्शन को ऐड किया तो ऐड करने पे जो मेरा तीसरा इक्विलिब्रियम रिएक्शन बना, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होगा, पहले दो रिएक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है। तो ये वाला तो मैंने कराया, अब आपको सब्ट्रैक्शन वाला खुद करना है, देखिए सब्ट्रैक्शन वाला होमवर्क में करना है आपको, उसमें देखना है क्या आता है। चलिए हो गया सब्ट्रैक्शन वाला, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको बताना है क्या है, ठीक है। हाँ चलिए अब एक आध क्वेश्चन और करते हैं। चलिए सिंपल से शुरू करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन गैस gives rise to हाइड्रोजन आयोडाइड 2, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमको दिया हुआ है 64, ठीक है, क्या दिया हुआ है 64, फाइंड K इक्विलिब्रियम फॉर 1/2 H2 plus 1/2 I2 gives rise to HI, ये सब गैसेज हैं। चलिए यहाँ आया हुआ क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से क्या। चलिए इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है,
करिए जल्दी से, क्या है आंसर? क्या हुआ? चलिए मैं बताता हूँ, इसमें भी आपका वही कॉन्सेप्ट लगना है, तो अलग से इसमें है। ये वाली जो इक्विलिब्रियम का रिएक्शन है, ये इन दोनों रिएक्शन से मिल करके बना है। बताइए कैसे मिल करके बना है? इन दोनों रिएक्शन का क्या करूंगे ये बन जाए? बोलिए, इसको और इसको मैं ऐसा क्या करूं कि ये वाला रिएक्शन ऐड कर दीजिए, ऐड करिए, देखिए यही बन जाएगा नहीं बन जाएगा? एजी आ गया, NH3 दो NH3 आ गए। अच्छा, इधर लेफ्ट साइड में AgNH3 है, इधर राइट साइड में है, तो लेफ्ट राइट वाले कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना? अपोजिट वाले कैंसिल हो जाएंगे, और इधर क्या आ जाएगा? AgNH3 ट्वाइस। जब रिएक्शन को ऐड करते हैं तो क्या होगा? जो अपोजिट साइड में होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, और सेम साइड वाले ऐड हो जाते हैं, ठीक है? ये वाली बात सबको समझ में आई? जल्दी से पूछ बताइए, जिसको नहीं आई दोबारा बताऊं। बोलो प्रियंका, ये समझ में आया? इस वाली इक्वेशन में इस वाली इक्वेशन को मैंने ऐड किया, तो जो रिएक्टेंट है वो सब यहाँ लिख दीजिए, जो प्रोडक्ट है वो सब यहाँ लिख दिया। अब रिएक्टेंट की साइड में देखो, सेम चीज रिएक्टेंट की साइड में और सेम ही चीज प्रोडक्ट की साइड में, तो रिएक्टेंट में भी वही, प्रोडक्ट में भी वही, कभी हुआ है? आज तक हो सकता है भाई? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो अलग अलग होगा ना, तो उसको आपको एलिमिनेट करना होगा, नहीं करना होगा? उसको हटा दें, और चाहे लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे, उसको इक्वल का साइन मान लो, तो लेफ्ट से राइट में ले आओगे तो क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो रिएक्शन में ये याद रखिए कि जो चीज रिएक्टेंट साइड में है, अगर वही चीज प्रोडक्ट की साइड में है, तो वो एक दूसरे को क्या करती है? कैंसिल कर देती है। तो ये वाली इसको कैंसिल कर देगी, बाकी एज इट इज आ जाएगा। देखो ये आ गया, नहीं आ गया? लिख लिया इसको, तो इसको खाली हमने क्या किया? ऐड किया। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, तो ये कैसे आ जाएगी? इक्वेशन नंबर 3 बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हो गया? बोलो तो आंसर क्या आ जाएगा? हाँ? क्या 7 इंटू 10 की पावर -6, क्योंकि जब हम ऐड करते हैं तो कांस्टेंट क्या होते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अभी तो इससे पहले ही किया हमने, तो ये हमने दोनों ऐड किए, तो ऐड करने पे इनका इक्विलिब्रियम, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मैं K3 मान लेता हूं, तो K3 किसके बराबर हो जाएगा? K1 इंटू K2।
तो K1 की वैल्यू है 3.5। जल्दी से चेक करो, पीछे मैंने कराया था जहां पे ऐड किए थे, चेक कर लिया सबने। इंटू 2 इंटू 10 की पावर -3। इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.5 इंटू 2 हो जाएगा 7 और 10 की पावर 6 पावर ऐड हो जाती है तो ये -6 हो गई। चेक करो, मैंने इससे पहले वाला A gives rise to B, C gives rise to D, उसी के अंदर तो ये फॉर्मूला बताया था, कहाँ गया? ये रहा। इसमें क्या हुआ था, जब भी हम दो इक्वेशन को ऐड करते हैं इक्विलिब्रियम की, तो जो रिजल्टेंट इक्वेशन आती है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। यही तो अप्लाई किया है वहां पे फॉर्मूला। ये सब आए हुए क्वेश्चन है कंपटीशन के अंदर। हो गया? चलिए, तो ये हमने सीख लिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। एक फॉर्मूला और लिख लीजिए, वो फॉर्मूला है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो इस पे डिपेंड करता है वो है टेम्परेचर। क्या? टेम्परेचर। तो लिखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। खाली इस इक्वेशन को लिख लीजिए, बस नोट्स में रहने दीजिए। log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T2 इंटू T1। ठीक है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ये जो इक्विलिब्रियम हम लोग निकालते हैं इसकी वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। रूम टेम्परेचर पे निकालोगे तो कुछ और वैल्यू आएगी, 100 डिग्री पे निकालोगे तो कुछ और आएगी। जी सर, कहाँ पर? यस, थैंक यू। वैसे सबने T1 ही लिखा होगा या T1 कर दिया है। ठीक, दो टेम्परेचर है ना? हाँ, ठीक है। और T2 इज ग्रेटर देन T1। तो यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम तो अच्छा ये बताओ, डेल्टा H का नाम किसने सुना है? डेल्टा H क्या होता है, बोलिए। चेंज इन एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होती है? बोलो, क्या होती है? एनर्जी। कौन सी वाली एनर्जी? ग्लूकोज वाली या फ्रक्टोज वाली? जो भी हम रिएक्शन कराते हैं उस रिएक्शन के अंदर या तो रिएक्शन एनर्जी निकाल रहा होता है या एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो उसी एनर्जी को हम लोग केमिस्ट्री में एंथैल्पी के नाम से जानते हैं। ठीक है? ओके, तो ये हो जाएगा चेंज, इसको यहां लिखता हूं, क्या है ये? चेंज इन एंथैल्पी। अगली बार नाम याद होना चाहिए, इसका नाम ही काफी है। ठीक है? इसको दूसरा नाम क्या है? इसको हीट कांटेंट भी कहते हैं। कितना हीट कांटेंट रिएक्शन में है। और सिंपल कुछ नहीं याद तो याद रखिए एनर्जी, रिएक्शन में कितनी एनर्जी लेन देन हो रहा है। ठीक है? वेरी गुड। अच्छा, डेल्टा H की कितनी तरह की वैल्यू हो सकती है? चलो ये बता दो। डेल्टा H की वैल्यू कितने तरह की होती है? 2। वेरी गुड।
अगर मैं 3 कर दूं तो अलग बात है, 0 ले लेते हैं ना, एक वैल्यू 0 भी ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, हो सकता है किसी कंडीशन में एनर्जी ना तो निकल रही हो ना एब्जॉर्ब हो रही हो, नेट एनर्जी ट्रांसफर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो एक वो हो गया। दूसरा, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। तीसरा, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है। 3 तरह की वैल्यू हो सकती है, ठीक है। चलिए, तो अगर डेल्टा एच की वैल्यू 0 है तो ये वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अगर डेल्टा एच की वैल्यू 0 है तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 0 पूरा नंबर 0 हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा एच 0 ये है ना, इसको आपने अगर 0 कर दिया तो पूरे नंबर को जिसको भी मल्टीप्लाई करेगा वो सब 0 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा, log k2 अपॉन k1, मैं यहां लिख दूं, है log k2 अपॉन k1 इसके बराबर हो जाएगा 0। log k2 अपॉन k1 0 हो जाएगा। आप बता सकते हैं कि log की वैल्यू 0 कब होती है? किस नंबर के लिए log की वैल्यू 0 होती है? किस नंबर के लिए log की वैल्यू 0 होती है? वन के लिए लिखिए, log 1 0 होता है, ठीक है। log 1 0 होता है, तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चल गया हमको, क्या पता चल गया कि ये जो k2 अपॉन k1 है ये 1 के बराबर है। ठीक है ना, तो जब भी तो 0 आएगी वैल्यू, log k2 अपॉन k1 0 के बराबर, फिर इम्प्लाई k2 अपॉन k1 और log 1 0 के बराबर। इन दोनों से क्या करना निकला, k2 अपॉन k1 इम्प्लाई k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू 1, तभी तो 0 होगा। इट इम्प्लाई आगे k2 इज इक्वल टू k1। यहां से क्या पता चला, k2 k1 के बराबर है, ठीक है। k2 k1 के बराबर है। बोलो, यहां तक किसी को डाउट है? अच्छा, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, इसको क्या कहते हैं? ऐसे रिएक्शन को जिसमें डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है, बोलो प्रियंका। नेगेटिव चेंज करते हैं। हाँ, इसका नाम होता है ना एक्सोथर्मिक। क्या नाम होता है? एक्सोथर्मिक, लिखिए। और पॉजिटिव होती है तो इसका नाम क्या होता है नमीर? एंडोथर्मिक। मुझे पता था तुम बता दोगे, ठीक है। तो ये एक्सोथर्मिक हो गए, ये एंडोथर्मिक हो गए। तो मुझे आप
K2 और K1 की वैल्यू दोनों में निकाल करके बता देंगे? बोलिए। चलो अगले पेज पे करते हैं या इसी पे कर लेते हैं, छोटा कर दें इसको। यस, चलिए। डेल्टा H, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, नेगेटिव है, तो बताइए नेगेटिव होगा तो क्या वैल्यू आएगी? इस वाले साइड पे क्या वैल्यू आएगी? बोलो जवान। अरे यार T2 T1 से बड़ा दिया हुआ है, हैं? तो ये वाला फैक्टर तो नेगेटिव हो नहीं सकता ना, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। बोलिए, T2 बड़ा है, T1 छोटा है, तो T2 में से जब T1 में माइनस करूंगा तो प्लस नंबर आएगा, और नीचे तो मल्टीप्लाई हो रहा है, पॉजिटिव नंबर होता है टेम्परेचर, तो ये पूरा का पूरा ओवरऑल पॉजिटिव आएगा ना, है हमेशा। ओके, ये वाला नंबर नेगेटिव हो गया, हो गया क्यों? क्योंकि मैंने लिया है, मैंने माना है कि एक्सोथर्मिक हो रहा है। तो जब ये नेगेटिव हो गया, सब लोग ध्यान से देखेंगे, तो ये पूरा का पूरा फैक्टर नेगेटिव हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? देयरफॉर log K2 अपॉन K1 इज लेस देन 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 0 लेस होगा तो नेगेटिव होगा, है? बोलो जी, लेस देन 0 हो गया, है? चलिए, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया K2 अपॉन K1 इज लेस देन 1, ठीक है? K2 अपॉन K1 इज लेस देन, बस इसको खाली याद कर लीजिए। तो यहां से क्या हो जाएगा मेरा? K2 is less than K1. K2 is less than K1. तो ये बात समझ में आई? पक्का? तो ये बताओ, टेम्परेचर और कांस्टेंट का रिलेशन बता दो, आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं? टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, घटेगा। और एक्सोथर्मिक में यही तो होता है, जो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसमें से हीट निकलती है, वो तो निकालना चाह रहा है रिएक्शन, ध्यान से, रिएक्शन निकालना चाह रहा है हीट, और आप उसको दे रहे हो, तो वो परेशान होगा नहीं होगा रिएक्शन? वो फिर रिएक्शन परेशान होगा कि भाई मैं तो चाह रहा हूं मेरे में से हीट निकले, तुम मुझे जबरदस्ती दे रहे हो, इसका मतलब मुझे परेशान कर रहे हो, तो मैं नहीं होऊंगा, तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कब फास्ट होता है? जब उसमें से रिएक्शन में से हीट को निकालें। हमेशा गर्म करने से रिएक्शन नहीं होता है, कुछ रिएक्शन ठंडा करने से भी होते हैं, ठीक है? और वो रिएक्शन कौन से होते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है? तो उसमें हीट निकल रही, तुम उसको बाहर फटाफट दूर करते जाओ, तो क्या हो जाएगा? वो रिएक्शन आगे की तरफ और होता जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलो, तो ये मैंने किया। अब एंडोथर्मिक वाला, मैं ये क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक वाला मैंने कर दिया, एंडो वाला आप करो बिल्कुल ऐसे ही सेम। जल्दी से क्या करना होगा उसके अंदर? उल्टा हो जाएगा, यस, लेकिन बेटा दिमाग से थोड़ा सा करो उल्टा, ऐसा ना हो कि बस उल्टा ही करो और ब्रेन अप्लाई ना करो। डेल्टा H क्या है? पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा?
log K2 अपॉन K1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा नंबर, 0 से बड़ा नंबर मतलब क्या हो जाएगा, K2 अपॉन K1 ग्रेटर देन 1। ठीक है, लॉग की वैल्यू नेगेटिव कब आती है, जब लॉग का हम 0 से छोटा नंबर लेते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब हो गया, ये नंबर 0 से छोटा होगा, सॉरी 1 से छोटा होगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, और ये वैल्यू अगर 1 से बड़ी होगी तो कैसी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, हाँ, ये सब आप लोगों को याद रखना पड़ेगा और दिमाग भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर ये वैल्यू लॉग की, मान लो लॉग x लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लॉग x, इसकी वैल्यू कब कैसी आएगी, जब x 1 होगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी log x की 0। ठीक है, और x की वैल्यू अगर क्या है, बोलिए 1 से छोटी, 1 से छोटी है तो ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। ठीक है, अब ये तो याद रखने की चीज है भाई, मैं क्या कर सकता हूं उसमें। ठीक है, और अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये log x की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। यही चीज यहां पर लगा रहा हूं और क्या कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, K2 इज ग्रेटर देन K1। हो गया, ये एंडोथर्मिक है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। इसके अंदर हीट हमको देनी होती है रिएक्शन को, तब रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक में हीट निकलती है तब रिएक्शन होता है। हो गया, बस। तो अब इसमें बता दो क्या रिलेशन होगा टेम्परेचर और इसमें। भाई टेम्परेचर मुझे हीट देनी है तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, टेम्परेचर देने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग इसको समाप्त करते हैं। इसका एक ग्राफ भी बना देते हैं, इस वाले का और इस वाले का। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं, इसके टेम्परेचर और कांस्टेंट लॉग के बारे में। तो एक्सोथर्मिक में बताइए, टेम्परेचर बढ़ने पे K की वैल्यू क्या हो रही थी, कम हो रही थी, तो ये ग्राफ हो गया। ठीक है, ग्राफ आ जाए तो फौरन पहचान लेना है ये एक्सोथर्मिक के लिए है। ठीक है, और अगर एंडोथर्मिक के लिए आएगा तो क्या हो जाएगा, लॉग के टेम्परेचर। तो इसमें ग्राफ टेम्परेचर बढ़ेगा तो लॉग के की वैल्यू बढ़ेगी। वो एंडोथर्मिक का ग्राफ है, ये एक्सोथर्मिक का ग्राफ।